क्या आप लोग इस कार्य को कर पाएंगे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी ये आपके जो हैं जंतु हैं, जितने भी जो है ये मूल दिखाई देते हैं, जिसको बहुत बार हम खरपतवार मान करके फेंक देते हैं, इन सब में औषधीय गुण हैं हर एक में। उसको ढूंढने की आवश्यकता है। क्या उसको ढूंढने का प्रयास या कभी आप लोगों ने चिन्हित करने का प्रयास किया? देखिए, और इसके अलावा हम लोग बहुत सारी ऐसी जो आसपास ग्रो होने वाली जैसे दूर्वा है, उसका हम लोग यूज अपने कॉलेज में भी करते थे। नींब है सर, वो आसपास मिल जाता है बहुत इजीली, उसका यूज भी करते हैं। देखिए, यही तो हमारी ऋषि परंपरा कहती है, नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी मूल ऐसा नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। इसके पीछे का उद्देश्य ही यही है। वह तुलसी है। आज हल्दी के महत्व को दुनिया समझ रही है, आज अदरक के महत्व को दुनिया समझ रही है कि ये तो भारत तो हजारों वर्षों से इनका उपयोग करता रहा है। हमने इनके औषधीय महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था। क्या इन कार्यों के बारे में कभी आपने एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में जानने का प्रयास किया? जी सर। इस पे अच्छा काम कर सकती हैं आप बुंदेलखंड में रह करके। अपने सरकारी देखिए, सरकारी नौकरी का मतलब एक औपचारिकता नहीं है। आप सरकारी ड्यूटी करने के बाद जो समय बचता है, इस समय का उपयोग कर सकती हैं और इस समय का उपयोग करके आयुर्वेद की बहुत बड़ी सेवा कर सकती हैं। आप बहुत बड़ी सेवा कर सकती हैं, करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार के सदस्यों को। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो हमारे सभी नवचयनित चिकित्सा अधिकारियों को अपना आशीर्वाद देने का कोशिश करें। आयुष विभाग के नवचयनित आयुर्वेद और होम्योपैथी विधा के चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण, आयुष टेलीमेडिसिन की योजना के शुभारंभ तथा प्रदेश के अंदर 142 योग वेलनेस सेंटर के शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमान प्रशांत त्रिवेदी जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, आयुष मिशन से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जनपदों में उपस्थित हमारे मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, हमारे प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और नवनियुक्त सभी हमारे आयुष विभाग के नवनियुक्त चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले आज एक साथ लगभग 1100 चिकित्सकों के चयन की इस प्रक्रिया को पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आयुष विभाग को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि इन्हें एक साथ 1100 चिकित्सक मिले हैं और उन्होंने जिस तत्परता के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के साथ इनको नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, यह प्रदेश के आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने वाले हमारे इन युवाओं के लिए एक अवसर के रूप में है। मैं इसलिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी नवचयनित चिकित्सकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। वास्तव में आयुष मिशन भारत की परंपरागत
चिकित्सा पद्धति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कोरोना कालखंड ने तो हम लोगों को भारत की परंपरागत चिकित्सा विधा के बारे में सोचने के लिए मजबूर भी किया है। आप देखते होंगे, आप सभी के घर में कोई मेहमान आता होगा या कोई आपका निकट का शुभचिंतक या मित्र आता होगा। आज से 1 वर्ष पहले ये स्थिति थी कि कोई आता था, अगर आपने चाय के लिए नहीं पूछा तो नाराज होता था। आपने उसे अच्छे पकवान नहीं खिलाए तो उसमें नाराजगी देखने को मिलती थी। अगर आपने उससे पहले कभी काढ़ा के बारे में किसी परिवार ने एक चर्चा भी कर दी तो लोगों को माना जाता था कि ये व्यक्ति की सोच बहुत पुरानी सोच है। लेकिन आज कोरोना ने हम सबको जब बचाव का एक मौका दिया, तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्थान पे चले जाइए, वह किसी का अपना घर हो, किसी का कार्यालय हो, किसी का कोई संस्थान हो, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में चले जाइए, वहां पे मैं हर एक स्तर पर, एक ग्राम पंचायत की बैठक से लेकर के और नीति आयोग की बैठक तक, हर एक स्तर पर अगर आज के दिन पे सबसे अधिक मांग हो रही है तो आयुर्वेद के काढ़ा की मांग होती है कि साहब हमें चाय नहीं, कॉफी नहीं, दूध नहीं, और भी नहीं, हमें चाहिए काढ़ा, यानी काढ़ा की मांग। और एक काढ़ा आयुर्वेद की पद्धति में आज से नहीं, हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जाता रहा है। ऋतु परिवर्तन के साथ इसका सेवन करने की प्रेरणा प्राचीन काल से, और इसमें खासतौर पर तुलसी का काढ़ा तो एक सामान्य घर घर में पिया जाने वाला एक आयुर्वेद का एक पेय है। तुलसी ताजी मिले ठीक, सूख जाती है, उसके पत्तों को सुरक्षित लोग रखते हैं और उसका फिर उपयोग करते हुए उसके काढ़े का सेवन करते हैं। यानी आयुष के प्रति, चाहे वह आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सिद्धा हो, यानी इन सब के बारे में भले ही हमने डिग्री न ली हो, भले ही हमारे पास उसकी विशेषज्ञता न हो, लेकिन खासतौर पर आयुर्वेद के बारे में, सिद्धा के बारे में तो प्राचीन काल से ही घर घर में दादी के नुस्खे के नाम पर हम इसका उपयोग करते रहे हैं और ये आज भी हर परिवार किसी न किसी रूप में इनका उपयोग करता है। हमारे यहां हल्दी का उपयोग, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने घर में भोजन में हल्दी का उपयोग या अदरक का उपयोग या हींग का उपयोग न करता हो। भाई हींग गर्मियों में नहीं सेवन करते, सर्दी प्रारंभ होने के साथ हींग का उपयोग करते हैं। छोटी सी हींग में कोई स्वाद नहीं, लेकिन उसकी औषधीय गुण के कारण भारत प्राचीन काल से उसका उपयोग करता रहा है। हल्दी में कोई स्वाद नहीं, वो तीक्ष्ण है, लेकिन औषधीय गुण के नाते हम लोग हर सब्जी में इसका उपयोग करते रहे हैं। अदरक में कोई स्वाद नहीं, लेकिन अदरक का उपयोग हर भारतीय परिवार प्राचीन काल से करता रहा है। और जब हम करते थे, हमारे पूर्वज इसका सेवन करते थे, दुनिया हमें पिछड़ा मानती थी। और आज जब दुनिया की जान में आफत पड़ी तो वह भी आप चले जाइए, दुनिया में इस समय सबसे अधिक मांग हो रही है हल्दी की, अदरक की, तुलसी की, और भारत के इस काढ़े की सबसे अधिक मांग हो रही है, जिसको हर भारतीय परिवार प्राचीन काल से, चाय के आने के पहले से जिसका इस्तेमाल करता रहा है। हम अपने आयुर्वेद और इस आयुष मिशन की कीमत को समझें। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुष मिशन को एक अभियान के रूप में लिया और आयुष मंत्रालय का ही गठन करते हुए
इस विधा के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने पूरे देश के अंदर प्रारंभ किए और देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी दिल्ली के अंदर बनाया। कितना बड़ा कार्य, कितना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। मुझे आश्चर्य होता है, पिछले दिनों कुछ चिकित्सकों ने विरोध किया था कि आयुर्वेद के लोग ऑपरेशन करने की छूट क्यों दी जा रही है। मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आ रही थी। पहला इस धरती का सर्जन आयुर्वेद का ही था। आयुर्वेद ने ही यह सर्जरी की विधा को दिया है, उन्हें यह बताया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि आयुष के साथ, मिशन के साथ जुड़े हुए, चाहे वह आयुर्वेद के हों, यूनानी के हों, सिद्धा के हों, होम्योपैथ के हों, ये परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति रही है, इससे जुड़े हुए लोगों ने विगत कई सदियों से कोई भी नया शोध करने का प्रयास नहीं किया और अपने महत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए वे एलोपैथ की तुलना में पिछड़ गए। जब डिग्री की बात होती है तो हमारे पास व्यापक संभावना होने के बावजूद भी हम लोगों ने उसे आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। मुझे याद है, एक बार मेरा एक परिचित यही लखनऊ में थे, विधायक थे, तो मैंने अचानक फोन किया। यह लगभग आज से 12 वर्ष पहले की घटना है। तो उनकी आवाज कराहती हुई आवाज आई। तो मैंने कहा क्या हो गया है? कहा कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। मैंने कहा हो क्या गया है? कहा कि मैंने यहां पे मैं डॉक्टरों को दिखाते दिखाते परेशान हो गया हूं, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूं, मुझे बड़ी परेशानी है। तो मैंने कहा अच्छा मैं दिल्ली जा रहा हूं, आप दिल्ली आ जाइए, मैं दिल्ली में दिखाता हूं। मैं एक ट्रेन गोरखपुर से चलती थी, वैशाली एक्सप्रेस, और गोरखपुर होते हुए दिल्ली के लिए जाती थी, तो उसी में मैं जा रहा था। तो एसी फर्स्ट में मेरे पास 2 बर्थ थे। मैंने उनके सहायकों का, मैंने कहा भी इनके भी रिजर्वेशन करवा दो और लखनऊ में इनको लेकर के आओ, मेरे साथ दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली में मैं इनकी व्यवस्था कराता हूं। वे मेरे साथ यहां पे लखनऊ रेलवे स्टेशन पे उनको ट्रेन पे 4 लड़के उठा के ले आए। तो मैंने उनकी स्थिति देखी, मैंने कहा मैं कौन सा बला पाल लिया हूं, अब मैं यहां इनको लेके दिल्ली जाऊंगा। और दिल्ली में यहां तो 4 लोग हैं, रेलवे स्टेशन पे दिल्ली में मुझे परेशानी होगी अभी। खैर मैंने उनको ट्रेन में नीचे की एक बर्थ दिलाई, लेटवाया, दिल्ली लेके गया। उन पे पूरे उन्होंने बेल्ट बांधी हुई थी और 2 लोग उनको सहारा देकर किसी प्रकार से दिल्ली में उतारे। फिर मैं उन्हें अपने आवास पे लेके गया। मैंने एम्स के डायरेक्टर को फोन किया, डॉक्टर दवे वहां उस समय डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा भेज दीजिए। भेजने के बाद जब मैंने वहां दिल्ली एम्स लेके गया, तो एम्स में ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा इनको छोड़ दो, अपने हाथों से चलने दो। उन्होंने कहा नहीं गिर जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा नहीं गिरने दो। और थोड़ा चले, उन्होंने बिठाया। उन्होंने कहा ये बेल्ट फेंक दो। टैक्सन के लिए बेल्ट बांधी हुई थी पूरी पीछे से लेकर के। तो उन्होंने कहा मैं 6,000 रुपए में ले आऊं। कहा रहे इसकी कोई कीमत नहीं, आपको विकलांग बना दी गई बेल्ट। उन्होंने केवल 2 टैबलेट दी। कहा ये केवल पेन के लिए मैं दे रहा हूं, तो उपचार के लिए नहीं, और इनको आप लेके जाइए। मुझे उन्होंने कहा योगी जी आप इनको 1-2 आसन बता दीजिए, जब ये पेन इनका समाप्त हो जाएगा इनको केवल भुजंग आसन करवाइए और इनको 1-2 अन्य कुछ क्रियाएं करवा दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे उसके बाद एकदम स्वस्थ हो गए। यानी बेल्ट फेंक दी, दवा सारी बंद कर दी, और हमने इसके महत्व को कभी समझने का प्रयास नहीं किया, कभी नहीं किया। और उसका परिणाम है कि हम लोग केवल दूसरों के द्वारा जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, प्रचार किए जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं।
जितनी व्यापक संभावनाएं हैं, और खासतौर पर आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी में ये 142 योग एंड वेलनेस सेंटर जो खोले जा रहे हैं, यहां पर हमने योग प्रशिक्षक को 27,000 रुपये और उनके सहायक को 10,000 रुपये मासिक देने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है। और मैं चाहूंगा कि इसको व्यवसाय न बनाकर के एक मिशन मोड में वे लेकर के चलें। इसमें ईमानदारी पूर्वक वे लोग कार्य करेंगे, इनके कार्यों की समीक्षा होगी, समीक्षा के अनुसार फिर उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने का कार्य भी होगा। और मैं बोलूंगा आयुष मिशन से जुड़े हुए लोगों को कि अभी से इसकी तैयारी करें। दूसरा, आयुर्वेद और होम्योपैथ के जिन चिकित्साधिकारियों की आज तैनाती हो रही है, इसको केवल एक सरकारी नौकरी मानकर के औपचारिकताएं बंद कर दें। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बड़ी जिम्मेदारी ये कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने आप पर एक बहुत बड़ा विश्वास किया है। कई वर्षों के बाद 1100 चिकित्सक एक साथ आ रहे हैं, जिन्हें अभी हमारे जनप्रतिनिधिगण अलग अलग जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी सरकारी सेवा को करने के बाद 5 घंटे 6 घंटे की अपनी शासकीय सेवा को वहां पर देने के साथ ही आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों क्षेत्र में जो व्यापक संभावनाएं हैं, जो मैंने भी कहा कि पहले भी मैंने कहा, भारत की ऋषि परंपरा इस बात को कहती रही है कि कोई भी ऐसा मूल नहीं, यानी कोई भी ऐसा जड़ नहीं, जड़ी नहीं, ऐसी कोई भी जंतु नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। केवल एक योग्य योजक की आवश्यकता है। उस योजक के रूप में, एक चिकित्साधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति दी जा रही है। आयुर्वेद उसी विधा का एक आपको चिकित्साधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र दे रहा है। होम्योपैथ पूरी की पूरी विधा उसी पर आधारित है, यानी प्लांट पर ही आधारित पूरी विधा है, कोई अलग से उसमें नहीं होना है। और इतनी सात्विक विधा होने के बाद भी हम लोग इसके प्रति जो हमारा एक भावनात्मक लगाव होना चाहिए वह नहीं बन पाता है। हम इसको केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने तक इसको सीमित कर लेते हैं। जब तक किसी को आप मिशन मोड में नहीं लेंगे, किसी कार्य को, जीवन में भले ही आपने एक स्थान प्राप्त आप कर लेंगे, लेकिन इसके बाद की स्थिति बड़ी भयावह होगी। आप सोचिए, पिछले 25 वर्षों में सबसे बड़ी नियुक्ति है आयुर्वेद की, आयुर्वेद और होम्योपैथ के क्षेत्र की। और इस क्षेत्र में जो आपको ये नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, एक चिकित्साधिकारी के रूप में आप अपने फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, यह उम्मीद एक तो शासन आपसे रखता है। दूसरा, हम परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के प्रति कुछ कार्य कर सकेंगे तो मानव कल्याण का एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त होगा। तीसरा, हेल्थ टूरिज्म का एक नया डेस्टिनेशन आप योग एंड वेलनेस सेंटर को और आयुर्वेद के केंद्रों को, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथ के केंद्रों को बना सकते हैं। सीखने की एक तमन्ना निरंतर होनी चाहिए। आपका जो कार्य क्षेत्र होगा वहां पर या उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिनके पास इस फील्ड की जानकारी पहले से है। परंपरागत ज्ञान, बहुत सारे लोगों के पास डिग्री नहीं होगी लेकिन परंपरागत ज्ञान की जानकारी होगी। आज भी आप देखते होंगे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी विगत दिनों मेरे पास एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ही हैं। उन्होंने कहा मैं आपको एक जड़ी के बारे में बताने के लिए आया हूं। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा साहब एक जड़ी मेरे पास है और इस जड़ी से कितना भी विषैला सांप किसी व्यक्ति को काटेगा, इस जड़ी का हम उसको पानी पोछ का जो है जड़ी रगड़ करके पिलाते हैं और वो ठीक हो जाता है।
दूसरा, इस जड़ी को हम कहीं रख देंगे तो उसके आसपास के क्षेत्र में सांप नहीं आएंगे। ये तो बस्ती जनपद के भी सज्जन मेरे पास आए थे, जनपद बस्ती से। आपके आसपास इस प्रकार की औषधियों का भंडार छिपा हुआ है, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, उसको हम देख नहीं पाते हैं। हमारे बीच में बहुत सामान्य, उनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, वे कोई प्रैक्टिस भी नहीं करते, लेकिन उस जड़ी का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन उसका कोई दाम नहीं लेते। बहुत सारी ऐसी जड़ियां हैं जिसको देने वाला व्यक्ति उसके बदले में कुछ लेता नहीं है, क्योंकि ये मानता है कि मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया है या मुझे गुरु परंपरा में प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसका कोई दाम नहीं लूंगा, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का उनका एक माध्यम ये बनता है। और ये चीजें हमें ढूंढनी पड़ेंगी कि अगर भारत की, हमारे ऋषि परंपरा ने इस बात को कहा है कि नास्ति मूलो अनौषधेय, तो यह वैसे ही नहीं कहा होगा। हर जड़ी बूटी, यानी जितने भी जंतु हैं, जितने भी प्लांट हैं, इन सब में औषधीय गुण हैं। इन औषधीय गुण को ढूंढना और फिर उसके अनुरूप मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, एक कार्य यह आयुर्वेद और होम्योपैथ से जुड़े हुए लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। अपनी शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने के बाद का जो समय आपके पास होता है, ये मान के चलिए कि आपका कैरियर इस फील्ड में बन रहा है, इसके पीछे आयुर्वेद और आयुर्वेद के जनक का योगदान है, होम्योपैथ और होम्योपैथ के जनक का योगदान है, जो आपको और आपके परिवार को एक नया जीवन मिला है, एक नया कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इस फील्ड में हमारा शोध का कार्य और विस्तृत होना चाहिए। आप एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर के रूप में आप अपने शोध के कार्य को और विस्तृत कर सकते हैं। जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। उस विराट कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन याद रखना, कोई भी कार्य ऐसा ना करना जिससे आपकी ये विधा आपके कृत्यों के कारण अपमानित महसूस हो। इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, पहली बार, और मुझे लगता है देश के अंदर ये उत्तर प्रदेश ने पहली बार टेलीमेडिसिन के साथ आयुष को जोड़ा है। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश के आयुष मिशन से जुड़े हुए जितने भी विशेषज्ञ हैं, इनकी एक सूची बना करके और समय तय करें कि इस समय, इस दिन यह विशेषज्ञ इस कार्य के लिए मौजूद होगा। अलग अलग बीमारियों के लिए तय कर लें और इसको एक निरंतरता दिए जाने की आवश्यकता है। आज भी देखें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथ प्रभावी नहीं होगा। वातज जितनी भी बीमारियां हैं, भाई आयुर्वेद में बीमारी के 3 ही कारण हैं, वात, पित्त और कफ में जिसकी भी, यानी जिसका प्रकोप होगा उससे संबंधित बीमारी होगी। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होंगी जिसकी बीमारी में हो सकता है कि मॉडर्न जो आपकी चिकित्सा पद्धति है ये उतना प्रभावी न हो सके, लेकिन आयुर्वेद उसमें बहुत प्रभावी हो सकती है। वातज जितनी भी बीमारियां हैं, इसका जितना अच्छा समाधान आयुर्वेद आपको दे सकता है, अन्यत्र नहीं मिलेगा। ऋतु संबंधी जितने भी, यानी मौसम परिवर्तन के कारण जिस प्रकार के विकार आते हैं, इनमें आयुर्वेद बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन इसमें कर सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होंगी जिसमें होम्योपैथ बहुत प्रभावी हो सकता है। हम उसके बारे में सोचें, सिद्धा के बारे में सोचें, यूनानी के बारे में सोचें, ये परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के बारे में और इसके विशेषज्ञों की एक सूची उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बनाना। जो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हो, उनकी सेवाओं को लेना और उनकी सेवाओं को एक पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के अंदर हर एक जगह उनके लिए फ्री की सुविधा उपलब्ध, यानी फ्री कंसल्टेशन, इसमें टेली कंसल्टेशन की सुविधा आयुष मिशन के साथ माध्यम से हम उनको दे सकें। यह तो जोड़ना ही,
साथ साथ देश के अंदर भी बहुत सारी जगह बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, खासतौर पर आयुष से जुड़े हुए तो बहुत अच्छे कार्य हैं। याद रखना, देश के अंदर हम लोगों ने हेल्थ टूरिज्म का जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा है, ये योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी के माध्यम से इस देश के अंदर आया है। और जहां पे लोगों ने इसको मिशन मोड में लेके काम प्रारंभ किया है, वहां पे उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। और बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ आपको देश के अंदर मिलेंगे। उनकी भी सूची बनाना, उनके साथ एक संवाद स्थापित करना और फिर प्रयास होना कि साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक उनके कंसल्टेशन प्रदेशवासियों को प्राप्त हो सके। इसके बारे में भी हमें इस टेलीमेडिसिन की इस व्यवस्था के साथ उन सबको जोड़ना और इसका लाभ प्रदेशवासियों को देना, इसके साथ हमें करना पड़ेगा। तीसरा, योग एंड वेलनेस सेंटर। ये योग एंड वेलनेस सेंटर हेल्थ टूरिज्म का एक नया डेस्टिनेशन यूपी के अंदर बनेगा। और मैं चाहूंगा कि इसके लिए जो हम लोगों ने योग विशेषज्ञ और उनके सहायक के रूप में जिन लोगों को वहां पे नियुक्ति दिया है, एक तो इनकी ट्रेनिंग, दूसरा इनके कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग, ये लोग वहां पर जो कार्य करें ये अवेयरनेस के बारे में करें और योग के बारे में सही जानकारी इनको होनी चाहिए। याद रखना, योग और व्यायाम में एक सामान्य मूलभूत अंतर होता है। जब हम योगिक क्रियाओं को करते हैं तो योगिक क्रिया में व्यक्ति श्वास अंदर खींचता है, व्यायाम में श्वास बाहर फेंकता है। योग की क्रिया स्थिर और सुखपूर्वक संपन्न होती है, आनंददायक होती है। व्यायाम में व्यक्ति अपनी अधिक से अधिक ऊर्जा बाहर की ओर फेंकता है और इस बात पे ज्यादा उसका फोकस होता है कि मेरे कितना मैं पसीना अपना निकाल लूं। योग की क्रियाओं में बहुत स्थिर और सुखपूर्वक ये सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो हमारे ये प्रशिक्षक या अन्य जो सहायक वहां पे कार्य करेंगे, वे लोगों के बीच में जाकर के इस बात को ध्यान में रख के करें। सामान्य सूक्ष्म व्यायाम अच्छी बात है। दूसरा, इसमें देश, काल और परिस्थिति का भी ध्यान रखना होगा। इन चीजों के बारे में भी ध्यान दें। कैसे आने वाले समय में हम योग को हेल्थ टूरिज्म का एक बहुत अच्छा सेंटर नहीं, योग एंड वेलनेस सेंटर को बना सकते हैं, इसके बारे में भी हमारी तैयारी और उस रूप में हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी। आयुर्वेद से जुड़े हुए जो हमारे विशेषज्ञ हैं, यहां पे योग एंड वेलनेस सेंटर में भी तो ये योग की क्रियाओं का कराएंगे। बाद में यहां पे खटकर्म के बारे में भी ये लोग अगर उन क्रियाओं को बताएंगे तो वात, पित्त और कफ से संबंधित तमाम प्रकार के विकारों में भी एक सामान्य जन को सहयोग देने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और आयुर्वेद में पंचकर्म की यही भूमिका है। इसके बारे में भी अगर ये कार्य आगे बढ़ा सकेंगे तो आप लोग आयुर्वेद का भी और योग का भी एक अच्छा समन्वय स्थापित करते हुए लोगों को आरोग्यता की ओर ले जाने में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 183 योग एंड वेलनेस सेंटर में से 142 आज हम उत्तर प्रदेश वासियों को समर्पित कर रहे हैं। यानी एक साथ तीन बड़ी उपलब्धियों के साथ उत्तर प्रदेश का आयुष विभाग आज प्रदेश वासियों को इतने ज्यादा सौगात इस 9 वर्ष के अवसर पर उपलब्ध करा रहा है। जो 1100 से अधिक हमारे आयुर्वेद और होम्योपैथ के चिकित्सक आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से योग एंड वेलनेस सेंटर के लिए योग प्रशिक्षक और उनके एक सहायक के रूप में उनको वहां पर पहले से ही उनको नियुक्ति पत्र उपलब्ध करा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। टेलीमेडिसिन की सुविधा के साथ आयुष मिशन को जोड़ने का जो कार्यक्रम हुआ है, यह कार्यक्रम इसलिए क्योंकि सरकार की सोच सकारात्मक है और अच्छे लोगों को जनता ने चुन करके जब शासन में भेजा है तो अच्छी सोच के साथ वे कार्यक्रम कर रहे हैं।
और मैं इसके लिए विभाग को तो धन्यवाद दूंगा ही, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, वे नियुक्ति पत्र उन सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम भी है कि उनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि समय पे नियुक्ति हो, समय पे लोगों को नौकरी मिले, अच्छे लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी की सुविधा का लाभ मिले, वह प्रक्रिया आज प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ पा रही है। हमारे युवाओं को अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदेश के अंदर देने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, मुझे विश्वास है कि वे पूरी ईमानदारी के साथ अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी दक्षता का यहां पर परिचय देते हुए प्रदेशवासियों को इस विधा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और मैं तो मानता हूं कि आयुर्वेद के साथ, योग के साथ जुड़ना यह अपने आप में बहुत पवित्र कार्य है और इस पवित्र मिशन के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आज 9 चयनित इन सभी चिकित्सा अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी मिलकर के प्रदेश के आयुष मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेशवासियों को तो उत्तम आरोग्यता का लाभ देंगे ही, प्रदेश के अंदर हेल्थ टूरिज्म के मार्ग को भी प्रशस्त करने में आप सब अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।